दोस्तों पुलिस टीम अपनी जीप में पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। उस जीप में 4 पुलिस वाले मौजूद थे। रात का वक्त था, हल्का हल्का बारिश हो रही थी। तभी 4 मोटरसाइकिल सवार एकाएक पुलिस जीप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक मोटरसाइकिल वाला बोलता है कि हमने पुलिस वाले को पहले ही चेताया था कि इस एरिया में खाकी वर्दी देखना नहीं मांगता, तुम सब मरोगे। दोस्तों इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि चारों एक साथ पिस्टल निकालते हैं। 4 धमाका होता है, दाएं 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 दाएं, और चारों पुलिस वाले के सिर में सुराख हो जाता है। चारों धम से वहीं गिर जाते हैं और उनके प्राण पेखरू उड़ जाते हैं। ये चारों मोटरसाइकिल वाले शौकत अली गैंग के थे। ये भाग जाते हैं। दोस्तों इधर पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर साहब एक मीटिंग रूम में काफ़ी आग बबूला हो रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे और फाइलें पटक रहे थे। पुलिस के बहादुर ऑफिसर वहाँ बैठे हुए थे। आईजी साहब बोल रहे हैं कि कब तक पुलिस वाले मरते रहेंगे, आखिर कब तक? इसका कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? शौकत अली गैंग को मारा क्यों नहीं जा रहा है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? तभी एक इंस्पेक्टर बोलता है कि सर हम लोगों ने गश्त भी बढ़ा दिया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है, हर जगह हम लोग निगाह रखे हुए हैं, लेकिन पता नहीं शौकत अली गैंग के हत्यारे कहाँ से भूत की तरह प्रकट होते हैं और पुलिस वाले को मारकर भाग जाते हैं। दोस्तों इस सुनते ही आईजी साहब आग बबूला हो जाते हैं और दांत पीसते हुए बोलते हैं, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, कैसे भी शौकत अली गैंग का सफाया करो। दोस्तों तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुलता है। एक नौजवान जो कि काफ़ी लंबा तगड़ा, उसकी भुजाएं काफ़ी बलिष्ठ थी, बहुत मजबूत सा आदमी चेहरे पर मास्क लगाते हुए प्रकट होता है और वो बोलता है, शौकत अली गैंग का सफाया पुलिस की बहादुरी से नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए पुलिस की एक दमदार रणनीति चाहिए, एक प्लान चाहिए जो कि मेरे पास है। मैं शौकत अली गैंग का नामो निशान मिटा दूंगा, सारे को मार दूंगा। दोस्तों सबकी निगाहें उस बलिष्ठ नौजवान की तरफ उठ जाती है जो कि चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। आईजी साहब बोलते हैं, यंग मैन तुम हो कौन? तभी वो नौजवान अपने चेहरे से मास्क हटाता है। दोस्तों मास्क हटते ही वहाँ जैसे बम का धमाका हुआ हो, सबके प्राण हलक में आ जाते हैं। पुलिस के जितने भी बहादुर ऑफिसर वहाँ बैठे थे सबके जीभ तालू से चिपक जाते हैं, किसी के जुबान से लफ्ज नहीं निकलती। आईजी साहब भी हकलाते हुए बोलते हैं कि तुम तो मर। इतना बोलते ही दोस्तों वो चुप हो जाते हैं। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसको देखते ही पुलिस के बड़े बड़े बहादुर ऑफिसर के छक्के छूट गए थे, उनकी जुबान तालू से चिपक गई थी? क्या वो ऑफिसर शौकत अली गैंग का सफाया कर पाता है या शौकत अली गैंग पुलिस वाले को और मारते जाता है? दोस्तों इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पिछले वीडियो में जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने, प्यारे भाइयों ने सपोर्ट किया, उन्हें दिल से धन्यवाद। दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। दोस्तों कहानी की शुरुआत मुंबई के बांद्रा इलाके से होती है। बांद्रा इलाका जो कि काफ़ी बदनाम इलाका था, वहाँ गुंडे, मवाली और माफिया का राज चलता था, गैंगस्टर का राज चलता था। और अभी फ़िलहाल वक्त में वहाँ का राजा, वहाँ का किंग, वहाँ का गैंगस्टर शौकत अली था, जो कि पूरे मुंबई पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों शौकत अली गैंग में 4 टॉप के कमांडर थे। पहला का नाम था बबलू, जो कि शौकत अली का अपना भाई था, मंडी को संभाला करता था। दूसरा कमांडर रिजवान, जो कि होटल संभाला करता था। तीसरा कमांडर गुलाम, जो कि फिरौती का काम संभाला करता था। और चौथा कमांडर अयूब, जो कि ड्रग्स का काम संभाला करता था। और इन चारों का मालिक था शौकत अली, बेताज बादशाह। दोस्तों बांद्रा इलाके में जब क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जनता त्राहिमाम करने लगती है, पूरे मुंबई में कोहराम मच जाता है, तब सरकार की तरफ से दबाव आता है बांद्रा के कमिश्नर के ऊपर और साफ शब्दों में कहा जाता है, शौकत अली गैंग ने काफ़ी त्राहिमाम फैला रखा है, चाहे कैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, उसे गिरफ्तार करो या उसको ख़त्म कर दो। हमें बांद्रा में शांति चाहिए। दोस्तों सरकार का ये आदेश सुनते ही कमिश्नर के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों कमिश्नर बहादुर ऑफिसरों का मीटिंग लेता है और मीटिंग में सरकार का साफ साफ आदेश बता दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस का गश्त उस इलाके में तेज कर दिया गया था। कैसे भी पुलिस टीम चाहती थी शौकत अली गैंग पर लगाम लगाएं, उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें पकड़े। और इधर दोस्तों शौकत अली गैंग को भी ये भनक मिल गई थी कि पुलिस की गश्त तेज हो गई है और इस गैंग पर वो लगाम लगाना चाहती है। शौकत अली भी अपने पूरे गैंग को एक पुराने गोदाम में बुलाता है और एक मीटिंग लेता है। अब बोलता है, पुलिस वाले हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हमें
पुलिस को ही डराना है ताकि पुलिस हमारे एरिया में कदम ही ना रखे और अपनी मनमर्जी से हम लोग अपना राज चलाएं, क्योंकि पुलिस आते ही हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहतर होगा गैंग के किसी सदस्य को भी पुलिस से मुलाकात होते ही डायरेक्ट उसे शूट कर देना है, उसे मार देना है, ताकि पुलिस के दिल में शौकत अली गैंग का डर पैदा हो। अब दोस्तों, पुलिस में और शौकत अली गैंग में चूहे बिल्ली का खेल चलने लगता है, लेकिन पुलिस अपने कानून के दायरे में रहकर काम कर रही थी। वो किसी को डायरेक्ट शूट नहीं कर सकती थी, लेकिन शौकत अली गैंग के ऊपर कोई कानून लागू नहीं था। वो जहाँ भी पुलिस को देखती वहाँ उसे शूट कर देती। दोस्तों, 2 हफ्ते में कम से कम 10 पुलिस वाले मारे जा चुके थे। सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा था और कमिश्नर साहब फिर से दोबारा अपने सभी बहादुर ऑफिसर का मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में एक नाम उभर के आता है दोस्तों, एसपी विवेक राजपूत का। आज उसे सभी ऑफिसर याद कर रहे थे और कमिश्नर साहब भी खुले दिल से याद कर रहे थे और बोल रहे थे, अगर आज एसपी विवेक राजपूत होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, वो शौकत अली गैंग पर लगाम जरूर लगा देता। दोस्तों, सारे ऑफिसर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। कमिश्नर साहब फाइल फेंकते हुए गुस्से में बोलते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तभी एक इंस्पेक्टर बोलता है कि सर, हम लोगों ने गश्त तेज कर दिया है, पुलिस बल भी बढ़ा दिया है, लेकिन शौकत गैंग का आदमी भूत की तरह प्रकट होते हैं और पुलिस वाले को शूट करके भाग जाते हैं। हम लोग क्या करें? दोस्तों, कमिश्नर दांत पीसते हुए बोलता है, ऑफिसर, मुझे कहानी नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन शौकत अली गैंग का सफाया कर दो, उसे मटिया मेट कर दो, उसे मिटा दो। दोस्तों, अभी ये बात हो ही रही थी कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा एक चरमराहट चर्र की आवाज़ के साथ खुलता है। वहाँ एक व्यक्ति दाखिल होता है जो कि लंबा सा और काफ़ी बलिष्ठ था। उसकी भुजाओं की मछलियाँ चमक रही थी, आंखों में आग था, आग, और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जैसे किसी को देख ले तो उसका एक्सरे कर दे। दोस्तों, वहाँ उपस्थित आईजी समेत सभी बहादुर ऑफिसर का निगाहें उस व्यक्ति पर ठहर जाता है और वो बलिष्ठ व्यक्ति घुसते ही बोलता है कि शौकत अली गैंग पर पुलिस की बहादुरी से और पुलिस की ताकत से लगाम नहीं लगाया जा सकता। शौकत अली गैंग पर अगर लगाम लगाना है तो पुलिस की रणनीति चाहिए, एक तगड़ा प्लान चाहिए, जो कि मेरे पास है, और मैं शौकत अली गैंग का नामो निशान मिटा दूंगा, उसके एक एक गुर्गे को मार डालूंगा। दोस्तों, ये सुनकर वहाँ बिल्कुल शांति छा जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि यंग मैन, आखिर तुम हो कौन? तभी वो बलिष्ठ व्यक्ति अपने चेहरे से मास्क हटाता है और मास्क हटते ही दोस्तों जैसे बम का धमाका हुआ हो, सबके प्राण हलक में अटक जाते हैं, जुबान तालू से चिपक जाती है, किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। आईजी हकलाते हुए बोलते हैं कि तुम तो मारे जा चुके थे, लेकिन एसपी विवेक राजपूत मुस्कुराता हुआ बोलता है कि मैं मारा नहीं जा चुका था, मैं एक गुप्त मिशन पे था और आज मैं मिशन को कामयाब करके लौटा हूँ और मुझे पता है बांद्रा में शौकत अली गैंग ने त्राहिमाम मचा रखा है और मेरे पास एक तगड़ा प्लान है, उस गैंग के सारे व्यक्तियों को मैं मार डालूंगा। कमिश्नर दोस्तों खुशी से फूले नहीं समाते हैं और बोलते हैं, एसपी विवेक राजपूत, हम लोग अभी तुम्हारा ही चर्चा कर रहे थे और तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हें नहीं पता हमें कितनी खुशी हो रही है। अब तुम ये कमान संभालो और हमें शौकत अली गैंग से निजात दिलाओ। तभी एसपी विवेक राजपूत बोलते हैं कि मुझे फुल ऑथोरिटी चाहिए और फुल पावर चाहिए, मेरे काम करने का तरीके के बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हो, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, मरता क्या ना करता, आईजी साहब, कमिश्नर साहब सब मान जाते हैं, बोले ठीक है, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, तुम्हारा जो इच्छा तुम जैसे चाहो ऐसे काम करो, तुम्हारे काम के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हो। दोस्तों, फुल कमान एसपी विवेक राजपूत के हाथों में आ जाती है। और दोस्तों, एसपी विवेक राजपूत मुंबई के पुलिस से 10 बहादुर इंस्पेक्टर को छांटते हैं और 40 बहादुर जवान को छांटते हैं और उन्हें एक अलग ठिकाना पर ले जाया जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि शौकत अली गैंग आज अगर कामयाब है तो कोई न कोई पुलिस वाला उसका ज़रूर भेदिया है, उसको रिपोर्ट देता है, वो अपने आप को बेच चुका है, अपनी वर्दी को बेच चुका है। और कहा भी गया है दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, और इस बात को बखूबी समझते थे एसपी विवेक राजपूत। इसलिए उन्होंने 10 बहादुर और ईमानदार पुलिस वाले को और 40 जवान को अलग से निकाल के एक अलग ही हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर देते हैं, जो किसी भी पुलिस वाले को कानों कान भनक नहीं लगती है। सब सिविल ड्रेस में थे, वर्दी पहनना उनको अलाउ नहीं था। अब दोस्तों, दौर होता है प्लानिंग का, मीटिंग का। विवेक राजपूत सभी के साथ बैठे हुए
रात को 2 बजे मीटिंग कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर शौकत अली गैंग को तोड़ना है तो पहले उसके अंदर एक व्यक्ति को, एक भेदिए को प्रवेश करना पड़ेगा, ताकि अंदर की खबर मिलता रहे, और अंदर का इनपुट जब तक नहीं मिलेगा शौकत अली गैंग कमज़ोर नहीं होगा। इसके लिए हमें एक बहादुर ऑफिसर की ज़रूरत है जो कि ड्रग स्मगलर बन के उससे नज़दीकी बढ़ाएगा, उसकी गैंग में शामिल हो जाएगा। तभी दोस्तों रूही नामक एक बहादुर और खूबसूरत इंस्पेक्टर खड़ी होती है। तभी एसपी विवेक राजपूत बोलते हैं कि रूही, तुम एक लड़की भी हो, ये भी देख लेना, वहाँ जान का खतरा है और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रूही बोलती है, सर मैं पुलिस फोर्स में सिर्फ वर्दी पहनने के लिए भर्ती नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अपराधियों के दिल में डर पैदा करना चाहती हूँ पुलिस का, मैं इसलिए भर्ती हुई हूँ। और उस गैंग में पूरे मर्दों का गैंग है, और मर्द चाहे कितने भी क्रूर हों और कितने भी अत्याई हों, औरत के सामने एक बार वो तिरमिला ही जाते हैं, और मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों फिर क्या था, अब दोस्तों रूही का नाम बदल कर रिया मिर्जा रखा जाता है और उसका एक नकली पासपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये दिखाया जाता है ये ड्रग्स का बहुत बड़ा स्मगलर है जो कि दुबई में काम करती थी। इसके कनेक्शन पाकिस्तान के कराची से है, और कराची से वो ड्रग्स ले जाया करती थी और एक स्वतंत्र डीलर थी। अब दोस्तों इंस्पेक्टर रूही रिया मिर्जा बनकर बांद्रा गलियों में ड्रग्स सप्लाई बनकर घूमने लगती है, और एक छोटे मोटे दादा के संपर्क में आती है, कल्लू दादा, जो कि छोटा मोटा ड्रग्स का सप्लायर था। उसे बहुत ही सस्ते भाव में ड्रग्स बेचती है। दादा उसे काफ़ी इंप्रेस होता है, उसे और भी ड्रग्स खरीदता है। अब रिया मिर्जा बोलती है कि कल्लू दादा, मेरे पास बहुत सारा ड्रग्स है, ये छोटे मोटे सौदागर मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ा सौदागर चाहिए जो मेरे माल को खपा सके। और कल्लू दादा को पैसे का लालच भी देती है कि तुम्हें भी कमीशन मिलेगा और तुम मेरे साथ मिल जाओ। कल्लू दादा खुशी खुशी उसके साथ मिल जाता है और उसे ले जाता है शौकत अली के पास। शौकत अली उसे शक भरी निगाहों से देखता है, लेकिन रिया मिर्जा तनिक भी विचलित नहीं होती है और बोलती है, मैंने दुबई में 2 साल से ड्रग्स सप्लाई कर रही हूँ और आज तक पकड़ी नहीं गई। मेरे कनेक्शन पाकिस्तान के कराची से हैं और पंजाब के पटियाला से भी हैं। मैं ड्रग्स का एक स्वतंत्र डीलर हूँ। शौकत अली बोलता है, ठीक है, पहले तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाएगा, मुझे 1 करोड़ का ड्रग्स चाहिए, लेकिन बिना एडवांस दिए हुए तुम्हें ड्रग्स लेके आना है। अगर पकड़ी गई तो ड्रग्स तुम्हारा जाएगा, पुलिस के हाथों तुम पड़ोगी और मैं तुम्हें मार भी दूंगा। दोस्तों रिया मिर्जा तैयार हो जाती है और बिल्कुल असली स्मगलर की तरह एक पुराने कार के बम्पर में ड्रग्स छिपा के लाती है और शौकत अली के ठिकाने तक पहुंच जाती है। पुलिस उसको जांच पड़ताल भी नहीं कर पाता है, कई चेकिंग में चेक होती है लेकिन वो फंसती नहीं है। और शौकत अली के आदमी उसके ऊपर निगाहें रखे हुए थे। वो शौकत अली को रिपोर्ट देते हैं कि ये तो एकदम बिल्कुल परमानेंट खिलाड़ी है, ये ड्रग्स की पक्का सप्लायर है। दोस्तों जब वो पुराना कार शौकत अली के अड्डे में घुसता है, शौकत अली के आदमी जब ड्रग्स उतारने के लिए कार में जाते हैं तो कुछ भी नहीं पाते हैं। शौकत अली गुस्से से तिलमिला जाता है, बोलता है, ड्रग्स कहाँ है? रिया मिर्जा मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं हूँ जो ड्रग्स तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। अगर इतनी आसानी से ड्रग्स मिल जाता तो पुलिस वाले को नहीं मिल जाता। और दोस्तों कार का बम्पर का एक गुप्त जगह को धीरे से वो दबाती है और बम्पर खुल जाता है, उसके अंदर से करोड़ों का ड्रग्स निकलता है। दोस्तों ये देखकर शौकत अली भी हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और दोस्तों उस गैंग में शामिल करने के पीछे थोड़ा बहुत उसका खूबसूरती का भी हाथ था। अब शौकत अली का काफ़ी भरोसेमंद और सबसे करीबी रिया मिर्जा बन चुकी थी। अब वो हर बात विमर्श में अपना दिमाग लगाया करती थी और अपना प्लानिंग भी बताया करती थी। और दोस्तों अपने पहनावे में एक बटन जो कि उसके शर्ट के बटन में लगा हुआ था, वो एक मजबूत महंगा कैमरा था जो कि स्टिंग ऑपरेशन में काम आता है। और कानों में जो कनवाली पहनी हुई थी दोस्तों, वो कनवाली नहीं था, एयरफोन था। इधर एसपी विवेक अपने हेडक्वार्टर में सब कुछ टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और सुन रहे थे। उनका नेटवर्क बिल्कुल काम सही कर रहा था, सारी लोकेशन सारी जांच परख कर रहे थे और उस पर दिमाग लगा रहे थे, हर जगह अपने आदमी को समझा रहे थे। तो दोस्तों कुछ दिन हो जाता है जब सारा लोकेशन उनका लीक हो जाता है। शौकत अली का जितने भी अड्डे थे सब अड्डे के बारे में पता चल जाता है, उसके होटल, उसके मंडी में कहाँ कहाँ व्यापार है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ पता चल जाता है। अब दोस्तों एक दिन रिया के साथ वो प्लानिंग करते हैं समुद्र के किनारे रात के 1 बजे और बोलते हैं, रूही अब तुम्हारा रिया से पर्दा उठने वाला है, अब इस फिल्म का क्लाइमैक्स आने वाला है और अंत आने वाला है। अब हम लोग फाइनल डिसीजन में पहुँच गए हैं। अब हमें एक एक करके इन चारों कमांडर को पहले मौत के घाट उतारना है, उसके बाद शौकत अली को मारना है। दोस्तों प्लानिंग फिक्स हो जाती है। सबसे पहला शिकार था शौकत अली का भाई बबलू। दोस्तों 2 पुलिस के इंस्पेक्टर गुंडे मवाली के भेष में बबलू की पत्नी को उठा लेते हैं। उसकी बीबी का नाम था नाजिया। नाजिया तो पहले नाज नखड़े दिखाती है और धमकी देने की कोशिश करती है
और मवाली को बोलती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं शौकत अली के कमांडर बबलू की बीवी हूँ। लेकिन दोनों मवाली हो तब तो डरे, दोनों पुलिस वाले थे। उनके नाच नखरे डर का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसे उठाकर सीधा एसपी विवेक के पास लाया जाता है और ज़बरदस्ती उससे फ़ोन करवाया जाता है कि तुम्हारा किडनैप हो गया है और फिरौती के लिए तुम बबलू को फ़ोन करो कि वो मंडी में 10 लाख रुपए लेके आ जाए। दोस्तों, नाजिया अपने पति बबलू को फ़ोन करती है, कुछ गुंडे ने मेरा किडनैप कर लिया है और मंडी में एक पेड़ के नीचे 10 लाख रुपये लेकर बुला रहे हैं। दोस्तों, बबलू तो मन ही मन हंसता है कि कोई छोटा मोटा मवाली होगा जिसको नहीं मालूम था कि वो मेरी बीबी है, वो मुझे देखते ही मर जाएंगे। ये सोचकर वो बुलाया गया था वहाँ पर आ जाता है। और दोस्तों, वहाँ पर 2 स्नाइपर शूटर पहले से मौजूद थे। बबलू को समझता या उससे कोई बात होती उससे पहले ही उसे खोपड़ी उड़ा दिए जाते हैं। दोस्तों, बबलू के मरते ही शौकत अली टीम में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कोई ये नहीं जान पाता है कि प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। दोस्तों, दूसरा निशाना था एसपी विवेक राजपूत का रिजवान, जो कि होटल संभाला करता था। दोस्तों, 2 पुलिस के इंस्पेक्टर बड़े बिजनेसमैन का भेष बनाकर होटल में जाते हैं और खुले हाथ से पैसा लुटाते हैं। 2 दिन होटल में रुकते हैं। होटल के सारे स्टाफ उसके एहसानमंद हो चुके थे पैसे के लालच में, और धीरे से वो पता करता है कि रिजवान होटल में कब आता है। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है कि रिजवान आया हुआ है, दोनों व्यापारी उस होटल में शक्तिशाली टाइम बम लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, थोड़े ही देर बाद भीषण धमाके के साथ होटल उड़ जाता है और रिजवान भी मारा जाता है। उसके साथ साथ कई शौकत अली गैंग के गुंडे मारे जाते हैं जो कि होटल में मौजूद थे। दोस्तों, ये दूसरा चोट शौकत अली के ऊपर इतना करारा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो काफ़ी तिलमिला जाता है। इधर एसपी विवेक राजपूत का तीसरा निशाना था गुलाम। उसके घर में गुंडे मवाली के भेष में 4 इंस्पेक्टर घुसते हैं, उसकी बीबी को चेयर से बांध देते हैं और ज़बरदस्ती फ़ोन करवाते हैं। डर से घबराई हुई बोलती है गुलाम को कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। दोस्तों, पहले भी 2 कांड हो चुका था। गुलाम काफ़ी घबरा जाता है और आनन फानन में अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन मेन गेट पर 2 स्नाइपर शूटर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे पहले से निगाह जमाए हुए थे। जैसे ही गुलाम मेन गेट में प्रवेश करता है, 2 धमाका होता है, धाएँ धाएँ, और दोनों गोली गुलाम के सीने में लगती है, वहीं ढेर हो जाता है। दोस्तों, शौकत अली गैंग में हाहाकार मच जाता है। जो इसका पार्टनर था गुलाम का, अयूब, इसकी मौत की खबर सुनकर भागा दौड़ा यहाँ पे आता है, लेकिन स्नाइपर अभी तक वहीं मौजूद थे और अयूब को भी मार गिराते हैं। अब शौकत अली बिल्कुल टूट चुका था, उसके कई गुंडे और 4 कमांडर मारे जा चुके थे। अब शौकत अली अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। इसी वक्त पर दोस्तों, इंस्पेक्टर रूही, जो कि रिया मिर्जा के रूप में थी, शौकत अली के पास जाती है, उसे दिलासा देती है और आश्वासन देती है कि घबराने से कोई काम नहीं होगा। हम लोग इस गुंडागर्दी की दुनिया में हैं, यहाँ तो लोग मरते और जीते रहते हैं। हमें फिर से एक बार गैंग को खड़ा करना पड़ेगा और मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों, रूही खान के इस बात से शौकत अली को काफ़ी दिलासा मिलता है और उससे पूछता है, रिया, अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि शौकत अली इतना घबरा गया था कि वो अपना विवेक खो चुका था। दोस्तों, इंस्पेक्टर रूही मन ही मन मुस्काती है और शौकत अली को बोलती है, तुम्हारे गैंग के जितने भी गुंडे बचे हुए हैं उसे कहीं एक जगह बुला लो, उसे मीटिंग करो ताकि गैंग को हम फिर से खड़ा करें और 4 नए कमांडर की नियुक्ति भी करें। दोस्तों, गैंग में ये बात फैल जाती है। सारे गैंग मेंबर को बुलाया जाता है। गैंग मेंबर खुशी खुशी आते हैं क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कभी भी किसी का नंबर पड़ सकता है 4 कमांडर में, क्योंकि 4 कमांडर उन्हीं में से नियुक्त करना था। दोस्तों, समुद्र किनारे एक पुराने से गोदाम में ये मीटिंग चल रही थी और विवेक राजपूत ये सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। दोस्तों, जैसे ही मीटिंग का दौर शुरू होता है, विवेक राजपूत पहले से ही अपने कमांडो की घेराबंदी और शुरू कर दिए थे। जो 40 बहादुर जवान छांट रखे थे, सबको शॉट गन दिया जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक था और जिनका नेतृत्व कर रहे थे 10 पुलिस इंस्पेक्टर और सबसे आगे एसपी विवेक राजपूत। दोस्तों, उस किले नुमे गोदाम को घेर लिया जाता है और विवेक राजपूत एकाएक रूही के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं। ये इशारा था कि रूही, वहाँ से तुम साइड हो लो, बम का धमाका होने ही वाला है। दोस्तों, रूही बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ ही दरवाजे के परखच्चे उड़ जाते हैं। अभी गुंडे समझ पाते, कुछ सोच पाते, तब तक बहादुर जवान घुसते धड़धड़ाते हुए और दनादन शॉटगन से फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी को कुछ भी समझने बुझने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, सारे के सारे गुंडे वहीं ढेर हो जाते हैं। दोस्तों, उसी गोदाम में एक गुप्त ठिकाना था। शौकत अली भाग के उसमें छुप जाता है और रूही का हाथ पकड़े हुए ले जाता है ताकि वो भी बच सके, क्योंकि कहीं न कहीं वो रूही से थोड़ा उसे लगाव हो गया था। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही गुप्त ठिकाना में घुसता है,
रूही अपना पिस्टल निकाल लेती है और शौकत अली के कनपट्टी में रख देती है। शौकत अली काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है, रिया ये तुम क्या कर रही हो? रूही मुस्कुराते हुए बोलती है, रिया नहीं, इंस्पेक्टर रूही खान। और दोस्तों 2 बार ट्रिगर दबता है और 2 शोले निकलते हैं दाएं दाएं की आवाज़ के साथ और शौकत अली का काम तमाम हो जाता है। दोस्तों दूसरे दिन बड़ी सी पुलिस फोर्स की मीटिंग में इंस्पेक्टर रूही खान को और एसपी विवेक राजपूत को सम्मानित किया जाता है और एसपी विवेक राजपूत फिर से एक नए मिशन पर निकल जाते हैं। दोस्तों ये मिशन क्या था आपको मैं अगले दिन बताऊंगा कोई अगले कड़ी में। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा और आप एसपी विवेक राजपूत का अगला मिशन के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एसपी विवेक राजपूत अगले मिशन में क्या करते हैं और कैसे वो झारखंड के नक्सलियों से लड़ते हैं, उन्हें सरेंडर कराते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कमेंट आया तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।